हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। ये आईपीयू की यूनिट 1 है, जहाँ पर हम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। मैनेजमेंट क्या होता है एंड बाकी सारी चीजें फॉर योर अपकमिंग मिड सेम एग्जाम्स। तो ये यूनिट 1 शॉट में खत्म हो जाएगी एंड उसके बाद कल तक या फिर मोस्ट प्रोबेबली आज शाम तक मैं यूनिट 2 भी डाल दूंगी। ठीक है। तो देखो होता क्या है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग एंड ऑर्गेनाइजेशंस रिसोर्स टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स। तो मैनेजमेंट क्या होता है देखो, जैसे तुमने कॉलेजेस में भी सोसाइटीज ज्वाइन करी होंगी, जहाँ पर एक बहुत तगड़ा डिपार्टमेंट होता है और बहुत ज्यादा बच्चे जाते हैं उसमें, जो कि होता है मैनेजमेंट का। तो जो लोग होंगे उस डिपार्टमेंट को, तो उनको पता होगा कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना, प्लान करना एंड उसके बाद सक्सेसफुली वो एग्जीक्यूट हो, ये इंश्योर करना, इसी को मैनेजमेंट बोलते हैं। तो मैनेजमेंट का मतलब ही होता है, जैसे अगर मैं डिसाइड करूँ कि मेरे को हवन करवाना है, तो उसके लिए एक प्लानिंग करनी पड़ेगी कि क्या क्या चीजें लगेंगी, क्या क्या चीजें यूज होंगी एंड उसके अकॉर्डिंग मैं अपना इवेंट ऑर्गेनाइज करवाऊंगी। अगर शादी करनी है, ठीक है, तो शादी के लिए बहुत बड़ा इवेंट होता है ना शादी करना, तो उसमें तुम्हें गार्डन्स बुक करने हैं, फिर ढोल वाला, पता नहीं क्या क्या चीजें चाहिए होती है, मेहंदी आर्टिस्ट वगैरह, ये सारी डिटेल्स तुम्हें चाहिए। तुम पहले प्लान करोगे, पहले ये रस्म होगी, वो रस्म होगी, ये रस्म होगी एंड देन उसको ऑर्गेनाइज करोगे ताकि वो सक्सेसफुली हो पाए। ठीक है, बस यही मैनेजमेंट होता है। तो यहाँ पर किस किस चीज के आसपास मैनेजमेंट घूमता है। मैनेजमेंट में सबसे पहले तो हमें लोगों से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। ठीक है, ताकि हम उनकी रिसोर्सेज को यूज कर पाए, टाइम को यूज कर पाए, मनी एंड मटेरियल। ठीक है, हमें किन किन चीजों को करना, मतलब मैनेजमेंट करने के लिए हमें पहली चीज तो लोगों से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, राइट। एंड उसके बाद हमें क्या चीजें यूज करनी पड़ती है और कौन सी रिसोर्सेज लगती है। मैनेज करना है किसी चीज को, पैसा तो लगेगा ही, टाइम भी लगेगा और बहुत सारा मटेरियल भी चाहिए। अगर मैं एक छोटी सी बर्थडे सेरेमनी अरेंज कर रही हूँ, तो उसके लिए मेरे को पैसा खर्च करना पड़ेगा, केक मंगाना है, लोगों को बुलाना है, ये सब तो पता ही है। पैसा लगेगा, टाइम लगेगा, औरों का भी टाइम लगेगा अगर वो आ रहा है तो, और मटेरियल चाहिए होता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है। अगर मुझे किसी चीज को मैनेज करना है तो वहां पर मेरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा प्लानिंग, किसी चीज को प्लान करना। ठीक है, प्लानिंग। प्लानिंग होता क्या है। मैनेजमेंट जब हम करने वाले होते हैं ना, तो हमारा सबसे पहला जो चीज दिमाग में आएगी वो होगी प्लानिंग करना। किस तरीके से काम होगा, पहले एक ऑब्जेक्टिव सेट करना कि हमें करना क्या है एंड उसके बाद उसी के लिए हमें एक्शन सोचना है कि हमें अब वो चीज करनी कैसे है। उसी को हम प्लानिंग बोलते हैं। ठीक है, प्लानिंग में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हमें करना क्या है एंड करना कैसे है। एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और फिर डिटरमाइन अ कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग दोज ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स को हमें अचीव कैसे करना है। नाउ, अगर हमें एकदम अच्छी सी प्लानिंग करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, पहले गोल्स को सेट करना पड़ेगा। ठीक है, हमें चाहिए क्या, क्या हमारा गोल मेजरेबल है, क्या हमारा गोल अचीवेबल है, हम अचीव कर सकते हैं अपने गोल को। देखो अभी तक मैं तुम्हें एक बेसिक एग्जांपल दे रही थी शादियों का या फिर वो सारा, सो दैट तुम रिलेट कर पाओ। बट एक्चुअल में हम हैं इंजीनियर्स और हमें बात करनी होती है किसके बारे में, कंपनीज के बारे में। तो हमारे जो गोल्स होंगे, प्लानिंग्स होंगी, वो सारी कंपनी रिलेटेड होती है। अगर मैं एक प्रोजेक्ट बना रही हूँ, मैंने डिसाइड कर लिया अपने दिमाग में मैं एक प्रोजेक्ट बनाऊंगी, तो उसके लिए मेरे को प्लानिंग करनी पड़ेगी ना। सबसे पहले मेरे को स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि फीचर्स क्या क्या होंगे, अपने दिमाग में सोचना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर फीचर्स हो जाएंगे, है ना। उसके बाद वो मेजरेबल होंगे, मैं फीचर्स बोल तो नहीं हूँ पर क्या वो मैं अचीव कर पाऊंगी, वो अचीवेबल हो गया। अगर मैं बोल रही हूँ कि 1 साल के अंदर मैं तुम्हें 10% का प्रॉफिट दे सकती हूँ, तो क्या ये अचीवेबल है, ये सारी चीजें भी तो दिमाग में याद रखनी पड़ेंगी। मैनेजमेंट का मतलब तुक्के थोड़ी ना उतना मारना है। ये समझ आ गया। अगली स्लाइड पे जाते हैं। तो देखो सबसे पहले तो हमारा बेस्ट फर्स्ट स्टेप क्या होता है मैनेजमेंट के लिए, प्लानिंग करना। प्लानिंग में हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है एंड उसको कैसे हम अचीव कर सकते हैं। फिर गोल सेट करते हैं एक पहला, उसी के हिसाब से तो प्लानिंग करेंगे, ये हमारा गोल है, यहाँ तक पहुंचना कैसे है। गोल हमारा मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए। नाउ अगला स्टेप होता है अपने एनवायरमेंट को एनालाइज करना, आसपास के एनवायरमेंट को एनालाइज करना, कुछ भी जब प्लान कर रहे हैं तो। जैसे सपोज मेरा एम है कि मैं एक स्कूल खोलूं, मैं ना एक जगह पर स्कूल बना लूं।
आप स्कूल बनाने के लिए मेरे को बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी एंड सबसे पहले तो मेरे को अपने एनवायरनमेंट को ही एनालाइज़ करना पड़ेगा कि क्या वो जगह ऐसी है जहाँ पर बहुत सारे लाइक घर है, बच्चे हैं, वहाँ पर आने-जाने का रास्ता अच्छा है, ऐसी सब चीज़ें हैं, तभी तो मेरे को पता लगेगा ना कि स्कूल बनाने में लाइक क्या-क्या चीज़ें लगेंगी। अगर मैं स्कूल बना रही हूँ तो वो आइडिया मेरा कितना बढ़िया होगा। जैसे देखो आईपीयू के ही कॉलेजेस है बहुत सारे, ठीक है? तो इसमें भी अगर मैं कॉलेज खोल रही हूँ तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी लाइक लोकेशन क्या है, एनवायरनमेंट कैसा है। जैसे अभी हमारा आईपीयू का ही एक कॉलेज है एचएमआर, वो पूरा खेतों में है। तो उसके लिए लोगों को थोड़ा ऐसा होता है कि हम नहीं जाना चाहते, एचएमआर कोई नहीं जाना चाहता और बहुत लोग जान जिनका कॉलेज है उनको जाना पड़ेगा, बट जिनका सेंटर पड़ता है वो नहीं जाना चाहते। तो दिस इज बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट, राइट? तो एचएमआर वालों ने क्या करा, उन्होंने बसेस प्रोवाइड करना स्टार्ट करा। ये होता है प्लानिंग। और प्लानिंग उन्होंने कैसे की, अपना एनवायरनमेंट देखते हुए कि अगर बच्चे नहीं पहुंच पा रहे तो उन्होंने बसेस का सिस्टम रखा। तो इसीलिए एनवायरनमेंट को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो, जब भी हम अपने एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं, हमें इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को पढ़ना पड़ता है। ठीक है? हमारा जो एनवायरनमेंट है, वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है हमारे गोल्स के अचीवमेंट के लिए। ठीक है? क्योंकि कुछ ऐसे इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिनसे हमारा जो गोल है, हम उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर मैं एक घर बनाना चाहती हूँ लेकिन मैं उसको रेलवे स्टेशन के पास बना रही हूँ या फिर पटरियों के पास बना रही हूँ, तो देयर आर हाई चांसेस कि वो लोग लाइक, और मैं उसका फिर रेंट भी ज्यादा कर दूं तो लोग उसको नहीं खरीदेंगे, क्योंकि लोगों को चाहिए होता है पीस। ठीक है? तो कोई रेलवे स्टेशन के पास या फिर डर के मारे कि सेफ नहीं होगा, बच्चे खेलते-खेलते वाटर पटरियों के पास चले जाएँ, तो नहीं खरीदेंगे, राइट? तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनसे जिनके लिए हमें अपने एनवायरनमेंट को एनालाइज करना इंपॉर्टेंट होता है। नाउ डेवलपिंग स्ट्रेटजीज क्या होती है? हम कुछ स्ट्रेटजीज बनाएंगे जिनकी मदद से हम अपने गोल्स तक पहुंच पा रहे हैं। अब तक हम पढ़ क्या रहे हैं? मैनेजमेंट में प्लानिंग, किस चीज की? अपने गोल तक पहुंचने की। क्या क्या करना है? पहले तो गोल को स्पेसिफाई करना है और देखने कि हमारा गोल अचीवेबल है कि नहीं। फिर जहां पर जिस भी जगह पर, मानो मेरे को हॉस्पिटल बनाना है, तो उस एनवायरनमेंट को एनालाइज करना, इंटरनल फैक्टर्स एक्सटर्नल फैक्टर्स को एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है। देन स्ट्रैटेजी डेवलप करनी है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। ठीक है? तो स्ट्रैटेजीज में क्या क्या आता है? जैसे हमें रिसोर्सेज को एलोकेट कर देना है, अपने टास्क को प्रायोरिटाइज कर देना है एंड आइडेंटिफाई कर देना है पोटेंशियल रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज। तो अगर मुझे अपने गोल की तरफ जाना है, मेरा गोल कुछ भी हो सकता है, मुझे सपोज प्लेसमेंट चाहिए या फिर, हाँ मानो मुझे प्लेसमेंट चाहिए, तो इसके लिए मेरा रिसोर्स एलोकेशन क्या होगा? मेरे को देखना है ना कि अगर मैं अपने गोल तक जाना चाहती हूँ तो मेरे को कौन कौन सी रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। मुझे अगर पता है कि मेरे को ये बुक्स पढ़नी है, ये वो चीजें पढ़नी है, बहुत सारी चीजें करनी है, डीएसए करना है, मुझे डेवलपमेंट करना है, मुझे बहुत सारी चीजें करनी है ना। तो फिर सेकंड चीज क्या होती है? प्रायोरिटाइजेशन ऑफ टास्क। मेरे पास रिसोर्सेज है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, ये यहाँ से करना है, वहां से करना है, लेकिन मुझे प्रायोरिटाइज भी तो करना पड़ेगा ना अपने टास्क को, तभी तो गोल अचीव होगा। वरना अगर एक दिन कुछ और करे, दूसरे दिन कुछ और करे, तो कंसिस्टेंसी तो रहेगी नहीं। ठीक है? एंड आइडेंटिफाई करना होता है अपना पोटेंशियल रिस्क, कि अगर मैं इस गोल पे चली जाऊं या फिर गोल तक पहुंचने में कौन कौन से ऐसे रिस्क हैं जो मुझे हैंडल करने पड़ेंगे। ठीक है? आगे हम आते हैं ऑर्गेनाइजिंग। अभी हमने क्या पढ़ा? सबसे पहला हमारा स्टेप था प्लानिंग। अगर हमें अपनी मतलब मैनेजमेंट करना होता है तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है? प्लानिंग। प्लानिंग में बहुत सारी चीजें होती है, अपने एनवायरनमेंट को एनालाइज करना, एलोकेशन करना, रिसोर्सेज को प्रायोरिटाइज करना, टास्क को, ये सारी चीजें। अब ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग मतलब कुछ ऑर्गेनाइज करना। अगर मैंने प्लान सोच लिया है, अब अगली चीज क्या होगी? उसको ऑर्गेनाइज करने की, या फिर मैं बोलूं इम्प्लीमेंट करने की। अगर मैं बोल रही हूँ कि कल परसों मैं कॉलेज में एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, तो करने वाली हूँ, तो ये तो मेरा प्लान हो गया। उसके लिए मैंने लिस्ट बना ली, ये सारी चीजें करनी है, ये सारी चीजें करनी है, स्टेप बाय स्टेप लिस्ट बना ली। लेकिन एक्चुअल डे को मेरे को उसको ऑर्गेनाइज भी तो करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजिंग ही तो इम्पोर्टेंट है, ऑर्गेनाइजिंग ही तो मेन है। मैं अपने दिमाग में कुछ भी सोचूं, मेरा इवेंट ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, पर जब तक वो सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज नहीं होगा, वो सक्सेसफुल थोड़ी होगा। तो जब सारा प्लान हो जाता है, अगला स्टेप क्या आता है? ऑर्गेनाइजिंग का।
ठीक है। अब ऑर्गेनाइजिंग में क्या क्या आता है? रिसोर्सेज का एलोकेट होना, डिटरमाइनिंग व्हाट रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड एंड एलोकेटिंग देम एफिशिएंटली। अभी तो था प्लानिंग, प्लानिंग में मेरे को पता है ये रिसोर्सेज लगेंगी, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग के टाइम पे क्या मैं उन रिसोर्सेज को एक्चुअल में डिलीवर कर पाई? जैसे मानो अगर कोई हैकाथॉन है। अब हैकाथॉन में मुझे पता है कि सबको लैपटॉप्स लगेंगे या फिर सब, और मतलब सब लैपटॉप लेके आएंगे, तो मेरी प्लानिंग क्या होगी कि उनके लैपटॉप्स के लिए मैं हर जगह चार्जिंग सॉकेट्स रखूं। ठीक है, ये मेरी प्लानिंग है, ये मुझे पता है कि रिसोर्सेज लग रहे हैं। पर क्या एक्चुअल में जब मेरा हैकाथॉन हो रहा है, मैं सबको सॉकेट्स प्रोवाइड करवा पाई? अगर 200 बच्चे हैं तो 200 लैपटॉप्स और 200 सॉकेट्स चाहिए चार्जिंग के लिए, तो क्या वो मैं प्रोवाइड कर पाई? क्या मैं सबको रिसोर्सेज एलोकेट कर पाई जब चाहिए था? मैंने प्लानिंग तो करा था कि मैं करूंगी, पर क्या ये कर पाई? तो यही होता है, डिटरमाइन करना क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगी एंड उनको अच्छे से एलोकेट कर देना ड्यूरिंग द ऑर्गेनाइजेशन। अब रिसोर्सेज कुछ भी हो सकता है, ह्यूमन हो सकता है, एक मेंटर दे दिया सबके लिए डाउट सॉल्व करने के लिए, या फिर सबको मटेरियल प्रोवाइड कर दिया, या फिर पैसे दे दिए फाइनेंशियल, कुछ भी हो सकता है ना। एक स्ट्रक्चर में वर्क करना, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है वर्क को एक स्ट्रक्चर में करना, सबको सबके रोल्स दे देना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे देना, एंड रिपोर्टिंग द रिलेशनशिप। जैसे अगर अगेन मैं अपने कॉलेज में कोई इवेंट करवा रही हूँ, तो अगर मेरे सोसाइटी कॉलेज सोसाइटी में 500 लोग हैं या 100 लोग हैं, तो मैं सबको उनको उनको काम दे दूंगी, तुम जजेस को देखोगे, तुम ये करोगे, तुम ये देखोगे, तुम मैनेजमेंट देखो, ये सारा काम करूंगी ऑर्गेनाइजिंग के टाइम पे, ताकि किसी को ऐसा ना फील हो दैट ही इज नॉट इंक्लूडिंग और शी इज नॉट इंक्लूडिंग, और बहुत ज्यादा मेस ना हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन के टाइम पे देखनी पड़ती हैं। फिर टीम असेंबली, बिल्डिंग टीम्स विद द राइट मिक्स ऑफ स्किल्स एंड competencies। competencies, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ऑर्गेनाइजेशन में ये भी होती है कि हम टीम को इफेक्टिवली बिल्ड करें, सबके पास सारे स्किल्स हों। ऐसा नहीं है कि एक इंसान सब कर रहा है बाकी बैठे हुए हैं बस क्योंकि वो टीम में है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन के टाइम पे हमें इन चीजों का ध्यान रखना होता है कि रिसोर्सेज अच्छे से सबके पास जाए, वर्क अच्छे से हो, प्रॉपर सबको उनके रूल्स पता हो। ठीक है, और टीम जो हो वो सब सब सबके पास कुछ कुछ स्किल्स हो मिलाकर। नाउ फिर आता है डेवलपिंग प्रोसेस। डेवलपिंग प्रोसेस में डेवलप करेंगे तो स्टैब्लिशिंग प्रोसीजर एंड वर्क फ्लो दैट फैसिलिटेट द एफिशिएंट कंप्लीशन ऑफ टास्क। अब देखो मैं तुम्हें ऑर्गेनाइजिंग का एक एग्जांपल देती हूँ। मैं और मेरी टीम हम चाहते हैं कि हम किसी इसमें जाए, कुछ भी किसी कंपटीशन में जाए। तो सबसे पहले कंपटीशन में जाने के लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए होंगे जिनकी हेल्प से हम तैयारी करेंगे। उसके बाद एक प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग वर्क होगा। सपोज हम नुक्कड़ नाटक ऐसा कुछ परफॉर्म करने वाले हैं, तो मैं सबको उनके रोल्स दे दूंगी कि तुम्हारा ये डायलॉग, तुम्हारा ये डायलॉग, तुम्हारा ये डायलॉग। ठीक है, टीम बनेगी। अब टीम में कोई एक ऐसा होगा जो एंकरिंग में अच्छा होगा, कोई एक ऐसा होगा जो सॉन्ग अच्छा गाता है, कोई एक ऐसा होगा जो डांस में अच्छा कर रहा है, और कोई एक ऐसा होगा जो एक्टिंग प्रॉपर एक्टिंग अच्छी कर रहा है, सो दैट वो कवर अप करना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने स्किल्स भी मिक्स कर दी। अब लास्ट में जब सब हो जाएगा प्रोसीजर वाइज चलूंगी और एग्जीक्यूट कर दूंगी, अपने टास्क को कंप्लीट कर दूंगी, नाटक परफॉर्म कर कर आ जाऊंगी। तो ये होता है ऑर्गेनाइजिंग। तो अगर मैनेजमेंट की बात करूँ तो मैनेजमेंट में दो चीजें क्या क्या लगी? प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। क्या लगी? प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। नाउ द थर्ड वन इज लीडिंग। लीडिंग मतलब लीड करना। लीडर तुम्हें पता होगा क्या होता है? जो सारी चीजों को अपने तक लेता है उसको लीडर बोलते हैं, एंड लीडिंग भी रिलेटेड होता है उसी से। देखो लीडिंग का मतलब क्या होता है? डायरेक्टिंग, जो डायरेक्ट करे, लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाए, उनको मोटिवेट कर पाए और एसेंशियल टास्क को परफॉर्म कर पाए। मैनेजमेंट में ये सारी चीजें इंक्लूड होती है। किस तरीके से तुम प्लान अच्छा कर सकते हो, किस तरीके से तुम फिर ऑर्गेनाइज कर सकते हो, क्या तुम में लीडिंग कैपेसिटी है या नहीं, ये सारा मैनेजमेंट के अंदर आता है। लीडिंग क्या हो गया? वो स्किल्स हो गए जिनसे लोग हमसे इन्फ्लुएंस हो पाए, मोटिवेट हो पाए एम्प्लॉयज। ठीक है, और फिर टास्क को परफॉर्म कर पाए। अब लीडिंग के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है। अगर कोई लीडर है तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी बात को इजीली समझा पा रहा है। अगर सपोज मैं किसी इवेंट में टीम लीडर बन चुकी हूँ, तो मैं क्या चाहूंगी कि मेरी बात सब माने, मेरा काम सब करे। अब अगर वो कुछ ऐसा इवेंट है या कुछ भी है जिससे
किसी को इतना लेना देना नहीं है, ना किसी को कोई प्रॉफिट मिलने वाला है, एक्सेप्ट कि उनको थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जाएगा मैनेजमेंट का। ठीक है, इसके अलावा उनको कुछ भी नहीं मिल रहा, ना पैसा मिल रहा है, ना कुछ सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं। तो अब इसने क्या है ना कि और लोग सोचेंगे कि हमारा क्या फायदा। अगर ये सोसाइटी या फिर ये इवेंट सक्सेसफुल हो जा रहा है तो इसमें हमारा क्या फायदा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा चीज किस पर होगी, लीडर पे, कि वो किस तरीके से औरों को कन्विंस करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा कि किस तरीके से अगर ये इवेंट में आप पार्टिसिपेट करते हो, ये इवेंट को आप वॉलंटियर करते हो एज एन ऑर्गेनाइजर, तो ये आपके लिए कैसे अच्छा है। तो ये सारी चीजें कम्युनिकेशन में आती हैं कि किस तरीके से हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, उनके फीडबैक सुन सकते हैं और एवरी सबको इन्फॉर्म रख सकते हैं। तो लीडिंग भी एक पार्ट होता है मैनेजमेंट का ही। लीडिंग भी एक पार्ट होता है मैनेजमेंट का ही। अगर कोई मैनेजमेंट प्रोवाइड कर रहा है तो उसको औरों की बात सुननी है। ठीक है, जैसे एक लीडर कोई इवेंट करवाता है या एक लीडर किसी भी टीम में जाता है तो वो सबकी बात सुनता है ना, मैनेजमेंट में भी वही करना होता है। जो लोग मैनेजमेंट कर रहे होते हैं उनके लिए मेन चीज क्या है, थिंक देमसेल्फ एज अ लीडर, डू प्रॉपर कम्युनिकेशन। ठीक है, सबकी बात सुनो, सबके फीडबैक सुनो और सबको इन्फॉर्म रखो। ठीक है, मैनेजमेंट में सपोज ऐसा है कि मैं गई ऑफिस में एंड ऑफिस मेरा ऑफिस ऑर्गेनाइज करवा रहा था कुछ अ, मतलब मीटिंग, मेरा ऑफिस एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करवा रहा था। ठीक है, और उसमें मैं थी एज अ मैनेजर जो मैनेज कर रही है चीजों को। ऑफिस में मीटिंग ऑर्गेनाइज हो रही थी, मैं मैनेजर थी। अब मेरा क्या काम होगा एज अ मैनेजर कि मैं बॉस को और जो दूसरी पार्टी है जो मैनेजमेंट कर सॉरी जो मीटिंग कर रही है, दोनों को आपस में कम्युनिकेट करवाओ, दोनों से खुद बात करो। ठीक है, कि बॉस मेरे को बताए इतने बजे का टाइम दो, और मैं दूसरी पार्टी को जो मीटिंग करेगी उसको बताओ कि इतने बजे की मीटिंग टाइम है, राइट। तो मेरा काम क्या होगा, मैं इंफॉर्मेशन को शेयर करूँ एक दूसरे से और दोनों को इन्फॉर्म्ड रखो। अगर मेरे को बॉस ने उधर बोला कि उनको बोलो कि टाइमिंग 10 बजे का कर दिया है, तो दूसरी पार्टी जो मीटिंग के लिए आएगी उसको मैं बताऊं ना कि टाइमिंग 10 बजे का हो गया है। इस तरीके से कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यही होता है लीडिंग फैक्टर। नाउ मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन देना कहाँ इंपॉर्टेंट होता है, अगर कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, मेरे से अंडर भी कोई एम्प्लॉय है और मैं अगर मैनेजमेंट कर रही हूँ या जो भी, अगर मेरे से अंडर कोई एम्प्लॉय है तो उसको मुझे मोटिवेशन देना चाहिए, उसको मुझे इनकरेज करना चाहिए ताकि वो मुझे ही अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाए। ठीक है, लीडरशिप स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर डूइंग अ मैनेजमेंट। अडेप्टिंग द लीडरशिप अप्रोच टू फिट द टीम एंड सिचुएशन। ठीक है, और कॉन्फ्लिक्ट रिजल्ट, लड़ाई करना करना नहीं होता एज अ, अगर तुम मैनेजमेंट में काम कर रहे हो, तुम्हारा काम है सब कुछ मैनेज करना, सब कुछ परफेक्टली हो जाए, और वहां पर तुम अगर खुद ही लड़ने लगे तो क्या ही मैनेज कर पाओगे औरों को, राइट। तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन होना चाहिए अगर तुम एक प्रॉपर अच्छी चीज मैनेज करना चाहते हो। सो तुम में वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि अगर कोई तुम्हारी बात से डिसएग्री कर रहा है तो उस चीज को समझो रेदर देन फाइट एंड क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट। तुम्हें कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना आना चाहिए। ओके, नाउ आता है कंट्रोलिंग। तब तक हमने क्या क्या स्टेप्स पढ़े, एक बार बंद करो आंखें या फिर नोट्स जो भी तुम बना रहे हो। ठीक है, बंद कर दो एंड नाउ अब मेरे को बताओ कि अगर मैं बोल रही हूँ मैनेजमेंट, तो मैनेज करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होंगे। सबसे पहले प्लानिंग होगी, ओके। सेकंड, सेकंड सेकंड स्टेप, प्लानिंग पहला था, सेकंड बताओ। लीडिंग, सेकंड स्टेप लीडिंग था, नहीं, ऑर्गेनाइजिंग था। ठीक है, तो सेकंड स्टेप था ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड था लीडिंग एंड नाउ कंट्रोलिंग। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेटेड, जब ये सारे कंपोनेंट्स मिलते हैं तो मैनेजमेंट बनता है, प्रॉपर मैनेजमेंट होता है। अभी मैं तुम्हें बता देती हूँ कंट्रोलिंग क्या होता है। देखो, मैनेजमेंट प्रोसेस का फाइनल स्टेप होता है कंट्रोल करना, विच इंश्योर द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स आर बीइंग मेट। मतलब जो भी ऑर्गेनाइज करना था मुझे, वो गोल्स मुझे मिल गए हैं, कंट्रोल मेरे कंट्रोल में आ गए हैं, वो परफॉर्म हो चुके हैं। इसमें मॉनिटरिंग मैं क्या करूंगी, अगर मुझे ऑर्गेनाइजेशन में मैं हूं और मैं कुछ ऑर्गेनाइज कर रही थी, तो मुझे उन चीजों को कंट्रोल करना भी आना चाहिए।
ठीक है? यानी कि मानो अभी तो मैंने कुछ ऑर्गेनाइज कर दिया, अब वो अच्छा हुआ, गंदा हुआ, ये सारी चीजें मुझे पता होनी चाहिए। तो इसके लिए कंट्रोलिंग में आ जाता है कि मैं परफॉर्मेंस को मॉनिटर करती रहूं। मैं हमेशा चेक करती रहूं कि जो मेरा गोल था वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं। मैं औरों के फीडबैक्स लेती रहूं, विच इज इम्पोर्टेंट। तो मैं एक सिस्टम क्रिएट कर दूं जहां पर मुझे फीडबैक्स मिल रहे हैं मेरी परफॉर्मेंस एंड प्रोसेसेस के। मैं अपने एक्शंस को करेक्ट करती रहूं एंड मैं अपना कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करती रहूं। तो ये होता है कंट्रोलिंग। कोई इवेंट हो गया, खत्म हो गया, उसके बाद मेरा गोल है, मानो मैं अच्छे से एग्जांपल लेती हूँ। मेरा गोल है कि मुझे चाहिए प्रमोशन। मेरा गोल है प्रमोशन का। मेरे बॉस ने मुझे बोला था कि तुम ऐसे ऐसे मीटिंग सेटअप कर देना, इसके साथ मतलब मेरी मीटिंग सेटअप कर देना दो पार्टीज के साथ। एक मेरी कंपनी हो गई और मानो टू कोई और कंपनी हो गई, इन दोनों के साथ मुझे मीटिंग सेटअप करनी है। अब मैंने कर दी मीटिंग सेटअप, सब कुछ हो गया। अब मैं क्या करूंगी, मैं दोनों से जाके पूछूंगी, बात करूंगी कि आपको कैसे लगा या फिर जो भी है। या फिर मानो मुझे मेरे बॉस ने फीडबैक दिया कि ऐसे हो गया था, उधर मिसकम्युनिकेशन हो गया था या फिर ये सारी चीजें हो गई थी, तो उन चीजों का आइंदा से ध्यान रखना। या फिर अगर मैं कहीं कंपनी में जाती हूँ और मेरा बॉस मुझे बोलता है कि एक पीपीटी है, उसको तुम्हें सबके सामने प्रेजेंट करना है, ये हमारी कंपनी का आइडिया है। मैं गई, मैंने पीपीटी दी एंड देन अब मैं गई एंड मेरे बॉस मेरे को कुछ फीडबैक्स देता है कि तुम्हारी पीपीटी में इधर ये गड़बड़ थी, ये वाला पॉइंट तुम ऐड कर सकते थे। एंड दिस वन इवन हैपेंस व्हेन यू गो एंड प्रेजेंट योर आइडियाज इन क्लासेस। एंड कुछ भी होता है, अगर हम भी कुछ वीडियोस बना के यूट्यूब पे डालते हैं एंड लोग हमें सजेशंस देते हैं कि हम ये ऐड कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो वो चीजें हम करेंगे हमारे ही इम्प्रूवमेंट के लिए, कि अगर कोई बता रहा है तो वो गलत नहीं बता रहा होगा। तो ये सारी चीजों को लेना सीखना चाहिए। अपनी परफॉर्मेंस को खुद मॉनिटर करना आना चाहिए कि ये जो हमने करा, अब हम कितना पास आ गए अपने गोल्स के। ठीक है, फीडबैक्स को रिसीव करना इज इम्पोर्टेंट ताकि हमारी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती रहे। एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, ये सारी चीजें तो समझ आई गई होंगी। तो ये सारा मिलकर ये चार चीजें मैनेजमेंट में, ये चार चीजें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड देन लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, ये चार चीजें मिलके हमारा मैनेजमेंट बनाती हैं। ठीक है, ये चार चीजें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, ये मिलके प्रॉपर मैनेजमेंट बनाती हैं। ये चार चीजें करनी सीख ली, मैनेजमेंट हो जाएगा। अभी तो ये 6 स्लाइड्स हुई हैं, इन स्लाइड्स को भी बहुत टाइम लगने वाला है। ओके, तो दिस फोर कंपोनेंट्स आर डीपली इंटरकनेक्टेड। ये जो चार कंपोनेंट्स की हमने बात की थी, प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजेशन की, कंट्रोल की, लीडिंग की, ये सारे आपस में इंटरकनेक्टेड ही हैं। समझ भी आ ही रहा होगा, प्लानिंग होगी तभी तो ऑर्गेनाइज कर पाओगे, ऑर्गेनाइज कर पाओगे तभी लीड करना सीखोगे ऑर्गेनाइजेशन के दौरान। और लीड जब तक लीड नहीं होगा, ऑर्गेनाइज नहीं होगा, तब तक कंट्रोल क्या करोगे। तो ये चारों components are deeply interconnected. Effective management involves constantly moving between these functions. अगर अच्छा मैनेजमेंट करना है तो ये सारी चीजों को देखना पड़ता है, ये सारी चीजों को अडेप्ट करना पड़ता है। फॉर इंस्टेंस अ चेंज इन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स might necessitate a reorganization of team, a shift in leadership approach, or a new way to measure performance। देखो, यहाँ पर क्या बोला, चारों चीजें इंटर रिलेटेड है। कैसे? अगर मेरी प्लानिंग में चेंज होता है तो देर आर चांसेस कि मैं ऑर्गेनाइजेशन जो तब करने वाली थी उससे ज्यादा चेंज होगा। पहले मेरा प्लान था कि मैं किसी पार्टी में 100 लोगों को बुला रही हूँ और ऑर्गेनाइजेशन में था कि इतने इतने बजट के अंदर मेरी चीजें आ जाएंगी और ऐसे ऐसे आ जाएंगी। अगर अगर मैं अपने प्लानिंग में ही चेंज कर दूं कि मैं नहीं 100 नहीं, मैं 200 लोगों को बुला रही हूँ, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में उस अकॉर्डिंग चेंजेस आ जाएंगे। अगर मेरी लीडरशिप क्वालिटी में चेंज आ जाए, यानी सपोज मेरे को कुछ कुछ काम बोल रहा है मेरे जूनियर्स और मैं उनको बोलूँ तुम्हें क्या पता है, मैं चिढ़ने लगूं या उनसे लड़ने लगूं, तो मेरी जो खुद की परफॉर्मेंस होगी उसमें चेंजेस आएंगे, मेरे कंट्रोलिंग में चेंजेस आएंगे। अगर मैं अपने जूनियर्स की बात नहीं मान रही या मैंने सबको इक्वली काम ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा था, ठीक है, मुझे अच्छे से लीड करना ही नहीं आया, मैंने अच्छे से औरों को काम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, उनको नहीं पता क्या वो कुछ भी करे जा रहे हैं। और एक ही इंसान पांच मतलब एक ही चीज को 10 बार वेरीफाई कर रहा है और जो इम्पोर्टेंट काम है वो एक भी बार वेरीफाई नहीं हुआ,
ठीक है, इससे क्या होगा, मेरा इवेंट ही खराब हो जाएगा। खराब हुआ, और उसके साथ साथ मेरी परफॉर्मेंस भी तो खराब हो जाएगी। अगर मुझे लीड ही नहीं करना आ रहा, तो मेरी जो कंट्रोलिंग है, जहां पर हम अपने परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, वो भी तो खराब हो जाएगा। दिस इज व्हाट नोन एज इंटीग्रेशन ऑफ दीज कंपोनेंट्स मेक अ परफेक्ट मैनेजमेंट, क्योंकि ये सारे आपस में इंटर रिलेटेड हैं। तो इन समरी, अगर मुझे अब प्रॉपर डेफिनेशन पढ़नी है मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट एक डायनेमिक प्रोसेस है, चेंज होता रहता है, जिसके अंदर हमें एक बैलेंस अप्रोच लेके चलना होता है टू हैंडलिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इट इज नॉट जस्ट अबाउट अचीविंग गोल्स। मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं कि तुम किस तरीके से अपने गोल्स को अचीव कर रहे हो, बट डूइंग सो इन अ वे दैट यूजेस रिसोर्सेज वाइजली। इस तरीके से करो कि रिसोर्सेज को तुम अच्छे से यूज कर पाओ, अपनी टीम को इफेक्टिव कर पाओ, और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर पाओ, ओके, या फिर अडेप्ट कर पाओ। नाउ, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया था। अब इसके एक और अच्छी डेफिनेशन देखी जाए, तो मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द आर्ट एंड साइंस ऑफ अचीविंग गोल्स थ्रू पीपल। मैनेजमेंट का मतलब क्या होगा? देखो, या तो तुम ये वाला बता सकते हो, या तुम दोनों को मिला सकते हो। ठीक है, या तो तुम बोल दो कि डायनामिक प्रोसेस है जहां पर तुम्हें बैलेंस अप्रोच करना पड़ता है, या फिर मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट में खुद चीजें करनी पड़ती हैं, थोड़ी बहुत ज्यादा काम होता है और उसे करवाना, तभी तो इसमें लीडरशिप वाली चीज आई। तो मैनेजमेंट एक आर्ट है, साइंस है, सब है। ओके, मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस जहां पर तुम अपने गोल्स को अचीव करवा पा रहे हो लोगों के थ्रू। ठीक है, गाइड करवा पा रहे हो लोगों को, गाइड ऑर्गेनाइजेशंस एंड मैनेज, और टीम्स को इफेक्टिवली मैनेज कर पा रहे हो। ठीक है, तो मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द आर्ट एंड साइंस ऑफ अचीविंग गोल्स थ्रू पीपल, लोगों के द्वारा। It encompasses the application of principle and practices to guide organization and manage team effectively. The art and science of achieving goals through people underscores its dual nature, blending systematic, evidence-based approaches with more intuitive interpersonal skills. Break this definition down into its key components. देखो, ये जो मैंने बोला कि मैनेजमेंट आर्ट एंड साइंस है, इसी चीज को हम पढ़ेंगे दोबारा से। इसका मतलब क्या है? दिस aspect refers to the systematic body of knowledge about management, including theories, principles, and models derived from research and practices. ये जो आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजमेंट वाली थ्योरी मैंने क्लेम की कि मैनेजमेंट है क्या, मैनेजमेंट एक आर्ट है और साइंस है जहां पर हम लोगों के द्वारा अपने गोल्स को फुलफिल करवा पा रहे हैं। ये जो क्लेम है ना, ये जो स्टेटमेंट है, इसमें बहुत सारी चीजें आ रही हैं कि किस तरीके से हम कुछ भी करवा के अपने डिसीजंस को फुल डिसीजंस लेके अपने गोल के पास तक पहुंच पा रहे हैं। अब देखो, इसमें क्या होता है, डेटा एनालिसिस, स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस, आर्ट ऑफ मैनेजमेंट, इंट्यूशंस एंड क्रिएटिविटी। किस तरीके से ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ डिसीजंस लूं ताकि लोग मेरा काम करें? डेटा एनालिसिस, यूजिंग क्वांटिटेटिव मेथड टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, अच्छे क्वांटिटेटिव मेथड्स का यूज करो, डिसीजंस लो। अप्लाइंग लॉजिक एंड रिसर्च टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, implementing strategy and method proven to be effective through research. This side emphasizes the more subjective personal aspects of management. It includes making decisions based on gut feeling, experience, and innovative thinking. इसमें क्या हुआ कि अगर देखो, अगर मैं बोल रही हूँ आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट है क्या, आर्ट एंड साइंस ऑफ अचीविंग गोल्स थ्रू पीपल, ये था। अब इसमें आर्ट एंड साइंस का मतलब क्या है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे डेटा एनालिसिस, यहाँ पर मैं डिसीजंस मेकिंग करूंगी, और इतने स्ट्रक्चर्ड वे में करूंगी कि मैं लॉजिकली अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा पा रही हूँ लोगों के थ्रू। ठीक है,
और यहाँ पर आर्ट किस लिए बोला जाता है, क्योंकि इंट्यूशन एंड क्रिएटिविटी पे डिपेंड होता है कि अगर मुझे अपने गोल तक पहुंचना है तो मैं क्या चीजें ऐसी करूं या क्या चीजें ऐसी करवाऊं। अपना जो भी डिसीजन होगा वो अपनी गट फीलिंग पे बेस्ड होगा। क्या चीज ऐसी करूं, कैसे करवाऊं लोगों से कि मैं अपने गोल्स तक पहुंच पाऊं। ठीक है। सो अचीविंग गोल्स मैनेजमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है गोल्स को अचीव करना। तो मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड होता है। ठीक है, गोल ओरिएंटेड होता है क्योंकि जो भी हो, लास्ट चीज तो हमारी क्या ही है, हमें अपने गोल तक पहुंचना है। किसके थ्रू? पीपल के थ्रू। यहाँ पर सिंपली क्या हुआ है इस स्लाइड में, जैसे हमने एक डेफिनेशन दी। तो हमने ये स्टेटमेंट जैसे देखी थी कि आर्ट एंड साइंस ऑफ अचीविंग गोल्स ईयरली। तो अभी इसमें हमने आर्ट एंड साइंस का मतलब पढ़ा कि मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आर्ट एंड साइंस क्या है। ठीक है। जैसे किस तरीके से हम थिंकिंग कर रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं ताकि लोग काम कर पाए अपने गट फीलिंग्स के बेसिस पे, सो दैट वी कैन अचीव अवर गोल। तो ये तो क्या आर्ट एंड साइंस। नाउ अचीविंग गोल्स थ्रू पीपल, इस वर्ड का मतलब क्या है? तो अचीविंग गोल्स का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि किस तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशंस करें, मतलब ताकि हम अपने एम को अचीव कर पाए, विच कैन रेंज फ्रॉम फाइनेंशियल सक्सेस टू सोशल इम्पैक्ट। हमारे गोल्स कुछ भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल सक्सेस होना है हमें, या फिर सोशली हम किस तरीके से औरों को इम्पैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारे गोल्स ये सारे हो सकते हैं। अब स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या होती है? आउटलाइनिंग अ लॉन्ग टर्म प्लान टू रिच दिस ऑब्जेक्टिव। गोल्स को अचीव करने के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी कि किस तरीके से एक लॉन्ग टर्म प्लान करके हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है? एक शॉर्ट टर्म एक्शन करे एंड इनिशिएटिव ले जिससे हमारी गोल्स अचीव होते रहे और प्लान करते रहे। लाइक अगर मेरा गोल है कि मैं 3-4 साल बाद सक्सेसफुली प्लेस्ड हो जाऊं किसी कंपनी में, ये तो मेरा गोल है। ठीक है। गोल तो लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म गोल के लिए मुझे क्या चाहिए? स्किल्स चाहिए। और अपने गोल तक पहुंचने के लिए, अपने प्लेस्ड होने वाले प्लेसमेंट वाले गोल तक पहुंचने के लिए मुझे छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ठीक है। तो अब अपने गोल तक पहुंचने के लिए मेरा लॉन्ग टर्म वो क्या हो गया कि मुझे स्किल सीखने हैं बहुत सारे, एंड छोटे छोटे बेसिक स्टेप्स क्या हो। जैसे मानो अगर मैं बोलूँ मुझे डेवलपमेंट सीखनी है, मेरा गोल है कि मुझे बहुत अच्छा वेब डेवलपर बनना है। उसके लिए बेसिक स्टेप्स क्या होंगे? अचानक से पूरी डेवलपमेंट सीख लूंगी ना, मैं टैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करूंगी, छोटे छोटे एक्शंस करूंगी जिससे मैं अपना लॉन्ग टर्म में वो कर पाऊँ, गोल अचीव कर पाऊँ। जैसे पहले HTML सीखा मैंने, फिर उसके बाद मैं CSS सीखूंगी। ऐसे छोटी छोटी चीजें सीखती रहूंगी सो दैट बाद में मैं अपना डेवलपमेंट कर पाऊँ। ठीक है, इसको बोलते हैं टैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। तो ये वाली हो गई इस लाइन का मतलब। देखो अगर पेपर में आता है व्हाट इज मैनेजमेंट, तो तुम ये डेफिनेशन लिख सकते हो कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, साइंस है ऑफ अचीविंग गोल्स थ्रू पीपल। उसके बाद डिफाइन करोगे कि आर्ट एंड साइंस का मतलब मैनेजमेंट में क्या है। देन तुम बता दोगे कि अचीविंग गोल्स का मतलब क्या है, किस तरीके से गोल्स को अचीव कर सकते हो। एक होता है तुम सबसे पहले स्ट्रैटेजीज बनाओगे ताकि लॉन्ग टर्म में किस तरीके से अचीव कर पाओ, और लॉन्ग टर्म में अचीव करने के लिए जो छोटे छोटे स्टेप्स लोगे उसको उनको टैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं। अब तुमने अपनी लाइन में थ्रू पीपल लिखा था। थ्रू पीपल का मतलब क्या होगा? जहां पर हमारा फोकस होगा लोगों पर। अब इफेक्टिव मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें लगेंगी कि किस तरीके से हम लीडरशिप चीजें कर पाए, लीडर बन पाए, और सबके थ्रू अपने एम्प्लॉयज को इंस्पायर कर पाए, एंड मिलके एक कॉमन गोल, सबका गोल प्रमोशन है अगर, तो सब इस तरीके से वर्क करें कि सबका गोल अचीव होता रहे। टीम बिल्डिंग इंपॉर्टेंट होती है। अगर लोगों के साथ काम करना है, लोगों लोगों के साथ काम करना है, लोगों से काम करवाना है, तो उसके लिए एक प्रॉपर टीम होनी चाहिए जिसको सब कुछ आता हो। सब कुछ ना मतलब एक कंप्लीट स्किल्स आते हो। ठीक है। उसके बाद आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी राइट पीपल हों जो अपने अपने रोल्स पर हों।
ठीक है? ये सारी चीज़ें। तो अगर तो ये मतलब अगर अपने गोल्स के थ्रू पहुँचना होता है, तो क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी होती है? यही सब कि सबसे पहले तो गोल ही डिफाइन कर दो। गोल तक पहुँचने के स्टेप्स क्या हैं? अब और अगर सबको मिलकर एक कॉमन गोल है सबका, तो किस तरीके से सब वर्क करें, ठीक है? एचआर मैनेजमेंट करना मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज़ को मैनेजमेंट करना कि अगर ये वाला स्किल है, तो इसमें जो सबसे बेस्ट हो वो उसी रोल पर जाए। ये सब चीज़ें करना। Principle and practices. Principles and practices. This encompasses the method and technique used in principles. Fundamental guidelines or rules that are generally accepted in the field of management. Examples include the principle of delegation, leadership or decision making. ठीक है? Principles and practices क्या होता है? Principles तो हमने पहले भी पढ़ा था। कुछ फंडामेंटल रूल्स होते हैं जिनको हम जनरली जिनके थ्रू वर्क कर पाएंगे अगर हमें मैनेजमेंट में अच्छा होना है तो कुछ सेट ऑफ रूल्स होंगे जैसे सबकी बात मानो सबके फीडबैक सुनो तुम्हें लीडरशिप आनी चाहिए तुम्हें डिसीजन मेकिंग आना चाहिए तब जाके तुम अपना गोल अचीव कर पाओगे तो ये कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनको हम प्रिंसिपल्स या फिर प्रैक्टिसेस बोलते हैं प्रैक्टिसेस क्या होता है कुछ मेथड्स होते हैं कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जो मैनेजर यूज करता है अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में जैसे प्रैक्टिसेस आर वेरी वाइडली डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो कंपनी का कल्चर क्या है एंड मैनेजमेंट स्टाइल क्या है देखो ये जो वे हम मैनेजमेंट वाली चीजें पढ़ रहे हैं उसमें हमारा मेन एम क्या है क्यों पढ़ रहे हैं हम ये क्योंकि हमें बाद में कंपनीज में जाना है और कंपनी को उसका गोल अचीव करवाना है ठीक है उसका गोल अचीव करवाना है उसके लिए हमें लीडरशिप आनी चाहिए और उसे काम करवाना आना चाहिए खुद काम करना आना चाहिए ठीक है डिसीजंस लेना आना चाहिए ये सारी चीजें आनी चाहिए उसके बाद आता है गाइड ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेज टीम्स हमें ऑर्गेनाइजेशंस मतलब कंपनीज को मैनेज करना आना चाहिए ठीक है फाइनली द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट मैनेजमेंट का स्कोप क्या है मतलब क्या क्या कर सकते हैं हम मैनेजमेंट से Organizational guidance involves steering the entire organization towards its goal, which includes shaping its culture, strategy, and structure. Team management, focusing on the management of individual teams or departments within the organization. This includes task allocation, performance monitoring, and team building. देखो क्या हुआ कि अगर मैं मैनेजमेंट सीख जाती हूँ मुझे अच्छे से लोगों को मैनेज करना आ जाता है मेरे अंदर लीडरशिप स्किल्स जाती हैं तो इससे क्या होगा इससे अ, जो मेरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन है वो सारे अपने गोल्स की तरफ चलने लगेंगी ठीक है म- मैं स्ट्रैटेजीज अच्छी बना पाऊंगी एक स्ट्रक्चरल वे में बना पाऊंगी मेरी जो टीम है जिस टीम की मैं लीडर हूँ या फिर इंडिविजुअल टीम डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन सब में अकॉर्डिंगली अपने टास्क करेंगे क्योंकि अगर मेरी लीडरशिप अच्छी है मैंने तो ओवरऑल मैनेजमेंट में अच्छी हो चुकी हूँ मैं सबकी परफॉर्मेंस मॉनिटर कर रही हूँ कंट्रोलिंग की वजह से इन सारी चीजों के थ्रू गोल तक जाना इजी होगा अगर मैनेजमेंट आती है ठीक है तो स्ट्रेटेजीज बनाना स्ट्रक्चरल वे में टास्क एलोकेट करना परफॉर्मेंस मॉनिटर करना ये सारी चीजें इजी हो जाएंगी नाउ कंक्लूजन क्या हुआ हमारा देखो ये सारी थी जो भी सेंटेंसेस बोले ये था उसके बाद आर्ट एंड साइंस क्या होता है गोल्स का अचीव करने का मतलब क्या होगा थ्रू पीपल का मतलब क्या होगा ठीक है उसके बाद प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस क्या होती है ठीक है कुछ प्री बिल्ड रूल्स होते हैं गाइड ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेज टीम्स का क्या मतलब होता है कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस को भी हम गाइड कर सकते हैं टीम को मैनेज कर सकते हैं टीम लीडर बनके कंक्लूजन क्या है मैनेजमेंट एक मल्टी फेसेटेड डिसिप्लिन है सब्जेक्ट है जहां पर हमें एनालिटिकल और इंटरपर्सनल स्किल्स की जरूरत है अगर मुझे डिसीजंस लेने हैं तो इंटरपर्सनल स्किल्स की जरूरत है जहां पर इट इन्वॉल्व सेटिंग एंड अचीविंग ऑब्जेक्ट्स थ्रू द इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन ऑफ पीपल लोगों की हेल्प से किस तरीके से हम कोऑर्डिनेशन करवा सकते हैं अप्लाइंग बोथ established प्रिंसिपल एंड इनोवेशन practices. The definition underscores the complexity of guiding organizations and teams in an ever changing environment.
मैनेजमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है कि किस तरीके से जब इन्वायरमेंट चेंज हो रहा हो, मैं ऑर्गेनाइजेशंस को, टीम्स को गाइड कर पाऊँ। तो मैनेजमेंट, अगर किसी को मैनेजमेंट आता है, ठीक है, तो वो बहुत अच्छे से लोगों से काम करवा पाएगा, कोऑर्डिनेट करवा पाएगा, ठीक है, और कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होंगे जो उनको हमेशा फॉलो करेगा, और किसी भी चेंजिंग एनवायरनमेंट में कुछ भी हो जाए, सडन चेंज हो जाए, तो सबको हेल्प करेगा, ठीक है, अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड से स्टिल गाइड करेगा पूरी ऑर्गेनाइजेशन को और टीम्स को। ओके, तो अब हमने मैनेजमेंट पढ़ा। अब अगर किसी को मैनेजमेंट आता है तो कंपनीज में, उसकी ऑर्गेनाइजेशंस में उसकी मैनेजर की पोजीशन होती है, मतलब मैनेजर कहा जाता है उन लोगों को जो अच्छे से मैनेजमेंट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में ध्यान रखते हैं मैनेजमेंट का। तो अब जो मैनेजर्स होते हैं वो करते क्या है, मैनेजर्स भी इन्हीं चार चीजों पे ध्यान रखते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट के लिए यही फोर मेन फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग मतलब गोल्स को सेटल करना एंड डिसाइड करना उनको अचीव कैसे करना है। ऑर्गेनाइज मतलब औरों के लिए, सबके लिए टास्क को, रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइज करना एंड अकम्प्लिश करना ऑब्जेक्टिव्स को। लीडिंग मतलब सबको मोटिवेशन देते रहना, स्टाफ वगैरह को। और कंट्रोल मतलब सबकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना और सबके लिए नेसेसरी एडजस्टमेंट्स करना। अभी ये सारी चीजें हमने मोटी उसके लिए पढ़ी थी, मैनेजमेंट के लिए। मैंने ये सारी चीजें तुम्हें बताई ताकि तुम इन टर्म्स के साथ थोड़े से फेमिलियर हो जाओ और तुम्हें थोड़ा बेसिक मतलब पता चले। अब क्या होता है, ओके, तो अब तक इससे पहले हमने देखा था मैनेजमेंट का, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि मैनेजर, तो मैनेजर कौन होंगे, जो मैनेजमेंट करेंगे। अब चार फंक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं मैनेजर्स के लिए। पहला, वो प्लान करेंगे, वो खुद से स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, गोल्स बनाएंगे, खुद से वो गोल्स बनाएंगे कि इस महीने के एंड तक ये गोल अचीव हो जाना चाहिए, एंड डिसाइड करेंगे कि उसको अचीव कैसे करना है। देन टास्क परफॉर्म करेंगे कि इस गोल को अचीव करने के लिए ये चीजें हो जानी चाहिए, एंड उन टास्क को सबको देंगे कि इसका ये काम होगा, इसका ये काम होगा, इसका ये काम होगा, एंड देन सबको डायरेक्ट करेंगे और मोटिवेट करेंगे कि तुम ये टास्क अचीव कर सकते हो, एंड देन सबकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेंगे, एंड महीने के एंड तक अपने गोल पर चले जाएंगे, अचीव कर लेंगे। ये सारा काम है मैनेजर का। और इन्हीं सब चीजों के लिए हमने अब तक की सारी ये चीजें पढ़ी थी, ठीक है। मैंने तुम्हें बहुत बेसिक आइडिया दे दिया था, कुछ एग्जांपल्स दे दिए थे ताकि तुम्हें ऊपर ऊपर से ओवरव्यू मिले, बट अब आई गेस तुम्हें क्लियर हो गया होगा। नाउ हम आगे पढ़ते हैं प्लानिंग। अब जो मैनेजर होता है वो कैसे प्लानिंग करता है, तो सबसे पहले वो गोल्स को सेटल कर बनाएगा। तो मैनेजर एक क्लियर गोल बनाता है जो कि अचीवेबल हो। जैसे मैनेजर है टाटा मोटर्स का, वो एक गोल बनाता है कि मार्केट जैसे इंक्रीज हो रहा है, तो क्या गोल बनाता है कि टू इंक्रीज मार्केट शेयर, उनको अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करना है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इंडिया में 15% तक नेक्स्ट 2 इयर्स में। तो ये क्या करा, टाटा मोटर्स वालों ने गोल बनाया, वहां के किसी मैनेजर ने गोल बनाया। तो इसी तरीके से हर कंपनी के जो भी मैनेजर्स होते हैं वो कंपनी के प्रॉफिट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट के लिए कुछ गोल सेट करते हैं, और फिर डिसाइड करते हैं हाउ टू अचीव दैम। टाटा मोटर्स ने गोल बनाया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सेगमेंट, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट इंडिया में 15% तक हो जाना चाहिए नेक्स्ट 2 इयर्स में। तो उसके बाद अगर उनको इसको अचीव करना है तो कुछ स्ट्रेटेजीज बनाएंगे, कुछ प्लान ऑफ एक्शन बनाएंगे कि क्या क्या करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल में टाटा मोटर्स ने, this could involve investing in R&D for advanced battery technology, expanding the network of charging stations और launching marketing campaign। अब मानो उनको ये अचीव करना था, तो उन्होंने क्या करा, अपनी बैटरीज पे काम करना पड़ा, काम करना स्टार्ट कर दिया कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट को ज्यादा से ज्यादा करवा रहे हैं तो उनकी बैटरीज पर खर्चा करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और बहुत सारी चीजें, कैंपेन स्टार्ट कर दिए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा अवेयर हो इस चीज के लिए, ऐसी सारी चीजें कर दी। तो ये होता है प्लानिंग्स करना, गोल्स को सेटल करना एंड देन डिसाइड करना उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। फिर होता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में आएगा अरेंजिंग टास्क,
टास्क को अरेंज करना एंड देन सबको रिसोर्सेज अलोकेट करवाना। ऑर्गेनाइजिंग टास्क मींस ब्रेकिंग डाउन द मेन गोल इनटू स्मॉलर मैनेजेबल टास्क। For instance, an IT project manager at Infosys might divide a software development project into design, coding, testing, and implementation phase। जैसे अगर मानो किसी कंपनी में कोई गोल बनाया किसी मैनेजर ने, अब आता है ऑर्गेनाइज करना, जिसमें आता है टास्क देना। टास्क देना क्या होगा कि अगर मेरे को एक बड़ा काम करना है, मेरे को एक बड़ी वेबसाइट बनानी है, तो मैं अलग अलग टास्क दे देती हूँ कि तू इसका लेआउट बना दे, तू इसकी स्टाइलिंग कर दे, तू एपीआई इंटीग्रेट कर दे, ऐसे ऐसे करके अलग अलग काम दे दिए। तो मेरा जो मेन काम था उसी को मैंने ब्रेक डाउन करा इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट्स, ताकि मैं सबको टास्क दे सकूं। इसमें जो एग्जांपल है, इसके अलावा मैं अगर एग्जांपल देखूं कि मानो किसी को यूट्यूब चैनल बनाना है जहाँ पर वो आईपीओ की ना कंप्लीट सिलेबस डालना चाहता है। ठीक है, अब एक इंसान के बस में तो नहीं है ना, ये तो थोड़ा हार्ड है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम टास्क दे सकते हैं। जैसे मेरी पूरी टीम है, मैं वो अपनी टीम को बोल देती हूँ, तुम मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स डालोगे, तुम एआई पढ़ाओगे, तुम पाइथन पढ़ाओगे, तुम सेकेंड सेम के सब्जेक्ट्स पढ़ाओगे, ये वाली टीम ये करेगी, ये वाली टीम ये करेगी, ऐसे काम डिवाइड कर दिया। सो दैट एट द एंड सब सब अपना काम इंडिविजुअली करते रहे एंड प्लेलिस्ट बनती रहे और सब काम होता रहे। इसका मतलब होता है टास्क को अरेंज कर देना और उनको सबको दे देना। तो इसमें क्या करना होता है, हम असाइन करते हैं राइट रिसोर्सेज को, बोथ ह्यूमन एंड मटेरियल टू दिस टास्क। ह्यूमन ये वाला मटेरियल यूज करेगा और ये चीजें करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लीडिंग। अब मैनेजर क्या होगा, काम तो दे देगा, लेकिन उसका काम स्टाफ को मोटिवेट रखना भी होता है और डायरेक्ट करना भी होता है, गाइड करना भी होता है। इफेक्टिव लीडरशिप इज अबाउट इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज। A manager at Reliance Industry, for instance, might motivate their team by recognizing outstanding work, providing opportunity for professional development। मतलब ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या है कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, सॉरी, ऑर्गेनाइज बोल रहा हूँ। लीड करने का, मोटिवेट करने का मतलब क्या है कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको उतना अप्रिसिएशन दो। डायरेक्टिंग स्टाफ, दिस इन्वॉल्व्स गाइडिंग एम्प्लॉय ऑन व्हाट नीड्स टू बी डन एंड हाउ। तो लीडिंग डायरेक्टिंग में क्या होगा कि अगर मेरे को कोई गोल अचीव करना था, मेरे दिमाग में था और मैं उनसे सीनियर हूँ, तो प्रोबेबली मेरे को इतनी आइडिया होगी कि किस तरीके से वो मैं अचीव कर सकती हूँ। मैं अपनी टीम को टास्क दे रही हूँ, तो मुझे ये तो पता होना चाहिए, अगर मैं उनसे ऊपर पोजीशन पे हूँ, कि अगर वो कहीं पर फंसे तो मैं उनकी हेल्प करूँ। तो ये सारी चीजें होती है। जैसे एक सेल्स मैनेजर है फ्लिपकार्ट का, वो अपनी टीम को डायरेक्ट कर सकता है कि क्या क्या क्या, किस तरीके से नई नई सेल्स लगाओ, है ना, और चीजें सस्ते में बेचो ताकि हम ज्यादा कस्टमर्स ला पाए। तो ये होता है अपने स्टाफ को डायरेक्ट करना कि क्या क्या चीजें कब कब करनी है। नाउ अब हम बढ़ते हैं कंट्रोलिंग। मैनेजर्स के लिए कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, मैनेजर्स को थोड़ा स्ट्रिक्ट बनना होगा, सबकी परफॉर्मेंस को मेंटर करे और नेसेसरी एडजस्टमेंट्स करवाए। ठीक है, मॉनिटर करना परफॉर्मेंस का मतलब क्या हो गया, मैनेजर नीड टू कंटिन्यूअसली एक्सेस द प्रोग्रेस टुवर्ड्स गोल। सबके काम देखो, सबके टास्क देखो और फिर अपने ब्रेन में नहीं, सॉरी, कहीं पर नोट करो कि क्या हम अपने गोल्स के पास जा रहे हैं। ठीक है, और मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट्स इफ देयर आर डेविएशंस फ्रॉम द प्लान, द मैनेजर नीड्स टू टेक करेक्टिव एक्शंस। अगर प्लान में कुछ चेंज हो रहा है तो उस हिसाब से करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ते हैं मैनेजर्स को। उसके बाद कंक्लूजन हम क्या कर सकते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन बिजनेस दिस मैनेजरल फंक्शंस प्ले अ क्रिटिकल रोल इन नेविगेटिंग द डाइवर्स एंड डायनामिक मार्केट लैंडस्केप। मतलब इंडिया के बिजनेस के अकॉर्डिंग ये जो चार फंक्शंस हैं, इनसे बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। मतलब ये ना बहुत एडवांटेज प्रोवाइड करता है लोगों को, ताकि वो समझ पाए कि किस तरीके से मैनेजर्स काम करता है, मार्केट वर्क करता है। Indian managers often face unique challenges such as diverse consumer preferences, regulatory environment, and intense competition। जो भी इंडियन मैनेजर्स होते हैं ना, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है कि इतना कंपटीशन है ना, कंज्यूमर की प्रेफरेंस क्या है या फिर किस तरीके से इन्वायरमेंट में वर्क करे। तो अगर ये चार फंक्शंस को दिमाग में रखें तो इनसे उनकी हेल्प हो सकती है, वो टीम को लीड कर सकते हैं, अपनी टीम को इफेक्टिवली लीड कर सकते हैं, मार्केट चेंजेस को पर तुरंत रिस्पॉन्ड कर सकते हैं एंड कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये चैप्टर इसीलिए बना हुआ है, ये चैप्टर बोलूँ या ये सब्जेक्ट बोलूँ, कि कल को अगर तुम मैनेजर बनते हो तो तुम्हें आइडिया होना चाहिए किस तरीके से क्या काम करना है।
पहला स्टेप टुवर्ड्स योर सक्सेस क्या होगा। आओ अब हमने मैनेजमेंट पढ़ा, अब अगला टॉपिक है हमारा ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट के लेवल्स कौन कौन से होते हैं। तो देखो मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लो लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या होगा, हम लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स करते हैं। जैसे यहाँ पर होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट कौन करता है, सीईओज हो गए, किसी कॉलेज के डायरेक्टर्स हो गए, वो लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट करते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट करते हैं। फिर आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, वो मैनेजमेंट जो एक्ट करता है एज अ लिंक बिटवीन द टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। जैसे डिपार्टमेंट के हेड्स, वहां से जो भी लो लेवल मैनेजमेंट है और जो हाई लेवल मैनेजमेंट है, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन सोर्स क्या होता है, एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से मिडिल लेवल मैनेजमेंट कौन करता है, एचओडीज करते हैं। और लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या हो गए, जो डे टू डे मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, सुपरवाइज कर रहे हैं एम्प्लॉयज को। जैसे अगर स्कूल है, स्कूल में टीचर्स हो गए, वो डे टू डे डेली सुपरवाइज करते हैं, सुपरविजर्स, टीम लीड्स, ये सारे लोअर लेवल मैनेजमेंट करते हैं। अभी और डिटेल में समझ आएगा, तो अभी तो बस इतना पढ़ो कि जो मैनेजमेंट होता है वो 3 होता है, मतलब 3 लेवल्स के होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। लोअर लेवल जो डे टू डे रोज हो रहा है मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एक लिंक होता है टॉप और लोअर लेवल के बीच में, और टॉप लेवल मैनेजमेंट एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है, रोज होगा लॉन्ग टर्म के लिए। सीईओ डायरेक्टर्स टॉप लेवल मैनेजमेंट करते हैं। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट को और अच्छे से पढ़ते हैं, तो दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग द ऑर्गेनाइजेशंस ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजीज। यानी कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है उसमें हम इस तरीके से प्लानिंग करते हैं कि हम पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव को सेट करते चलते हैं। यहाँ पर जो हम डिसीजंस बनाते हैं वो लॉन्ग टर्म्स के लिए होते हैं, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म कंपनी को इम्पैक्ट करेंगे और क्रूशियल होंगे लॉन्ग टर्म्स के लिए। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इसमें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी होती है, कंपनी के विजन के अकॉर्डिंग प्लान करना होता है, मिशन के अकॉर्डिंग करना होता है, पॉलिसीज बनाते हैं, ठीक है, पूरे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, स्टेक होल्डर्स के साथ अपने रिलेशंस अच्छे करने, ये सारी चीजें होती है। अब यहाँ पर अगर मैं टॉप लेवल मैनेजमेंट का एग्जांपल देखूं, तो मुकेश अंबानी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये सारे टॉप लेवल मैनेजमेंट है। ये पूरी कंपनी के लिए सोचते हैं, ये कंपनी की ओवरऑल जो जितना भी कंपनी ग्रो करेगी, जिस वजह से ग्रो करेगी, जितना भी कंपनी ग्रो करेगी, जिस वजह से ग्रो करेगी, वो सारा किससे होता है, इस ये इन लोगों से, जो चेयरमैन होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट करते हैं, ये सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं लीड करने में, है ना। ठीक है, ये सब समझ आया। उसके बाद आता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट ही है, तो यहाँ पर काफी सारी चीजें पीडीएफ देख लूंगी तो आप रीड कर लेना। उसके बाद आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। देखो मिडिल लेवल मैनेजमेंट हमने अभी भी पढ़ा, ये ब्रिज जैसा होता है जो कनेक्ट करता है टॉप लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट्स को। दे इम्प्लीमेंट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिसीज बाय कोऑर्डिनेटिंग, ये बस कोऑर्डिनेट वगैरह करके जो भी टॉप लेवल ने बनाया गोल उसको फॉलो करता है। ये क्या करता है, जो भी स्ट्रैटेजीज बनाए उनको प्लान्स में, एक्शनेबल प्लान्स में कन्वर्ट करता है। जो भी स्ट्रैटेजी टॉप लेवल वाले लोगों ने बनाई, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाई, उनको कन्वर्ट करते हैं स्ट्रैटेजीज में, कोऑर्डिनेट करते हैं सबके साथ। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग तो है, टॉप लेवल और लो लेवल से कोऑर्डिनेट कर रहा है, इंश्योर करता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और यूनिट वर्क टुगेदर इफेक्टिवली, सब अच्छे से काम करे, सबको रिसोर्सेज एलोकेट हो। उसके बाद आता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, ये जो होता है ये डे टू डे ऑपरेशंस करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, डायरेक्टली सुपरवाइज करते हैं, मतलब यहाँ पर जो भी एम्प्लॉयज होते हैं उन पर डेली सुपरविजन होता है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इसमें सुपरवाइजिंग डेली एक्टिविटीज, जो लो लेवल मैनेजमेंट करता है वो एम्प्लॉयज की डेली एक्टिविटीज को सुपरवाइज करता है, उन पर रेगुलर ऑपरेशंस, कोई कितने बजे आया, कितने बजे जा रहा है, कितने बजे पंच इन कर रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन रखेंगे, परफॉर्मेंस को मैनेज करेंगे, ठीक है, सबकी परफॉर्मेंस को देखते हैं, फीडबैक देते हैं और प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। अगर किसी इंसान को
कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उस पर इमिडिएटली रिस्पॉन्स करके उनको सॉल्यूशन बताना। जैसे एक कंपनी के अंदर फ्लोर सुपरवाइजर होता है और उनके अंडर एम्प्लॉयज होता है। उसके बाद आता है कॉम्प्रहेंसिव ओवरव्यू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ लार्ज इंडियन कॉर्पोरेशन। अब एक प्रॉपर ओवरव्यू देखते हैं एक लार्ज इंडियन कॉर्पोरेशन के अकॉर्डिंग। कौन कौन से लेवल्स थे? टॉप, मिडिल और लो लेवल। टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर सीईओज वगैरह आता है। ये ओवरऑल डायरेक्शन बनाते हैं कंपनी की। ठीक है कि अब अगले 2 साल में हमें ये करना है, ये करना है। फिर आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। हाई लेवल स्ट्रेटजीज को लेते हैं और उनको प्लान्स में कन्वर्ट करते हैं। एंड देन आता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये क्या करता है? प्लान्स को एग्जीक्यूट करता है। ये ग्राउंड लेवल पे होता है। सबकी परफॉर्मेंस एक एक करके देखना। ये जितने भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट है बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं किसी भी कंपनी की स्मूथ फंक्शनिंग में। ठीक है, किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में। अब आगे चलते हैं मैनेजमेंट स्किल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। मैनेजमेंट क्या होता है हमने पढ़ा। मैनेजर कौन होता है हमने पढ़ा। फंक्शंस क्या होता है हमने पढ़ा। लेकिन जो मैनेजर होता है या फिर जो भी इंसान है जो कंपनी को ग्रो करना चाहता है, देयर आर सम सॉर्ट ऑफ स्किल्स दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर देम। जैसे टेक्निकल स्किल्स, उसे अपनी वर्क की नॉलेज होनी चाहिए। जिस काम में वो है उसकी प्रोफिशिएंटली नॉलेज होनी चाहिए। ह्यूमन स्किल्स, एबिलिटी कि वो हार्ड वर्किंग हो, अंडरस्टैंडिंग हो और औरों को मोटिवेट कर सके, ये जरूर होता है। और एक होता है कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, यानी कि उसकी क्रिटिकल थिंकिंग कितनी स्ट्रांग है। ठीक है, वो कितनी अच्छी तरीके से कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को हैंडल कर सकता है। ये सारी क्वालिटीज एक मैनेजर के अंदर होनी चाहिए that are important for an organization। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैनेजमेंट स्किल्स देखते हैं। सबसे पहली बात हमने की थी टेक्निकल स्किल्स की। टेक्निकल स्किल्स में क्या क्या आ सकता है? दिस इन्वॉल्व नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी इन स्पेसिफिक एक्टिविटीज। कुछ एक्टिविटीज में नॉलेज होनी चाहिए। दोज इन्वॉल्विंग मेथड, प्रोसेसेस, प्रोसीजर और टेक्निक्स। ठीक है, मेथड्स आ जाते हैं इसमें, टेक्निक्स आ जाती है। इम्पोर्टेंस क्या होता है? टेक्निकल स्किल्स क्यों जरूरी है? क्योंकि ये इम्पोर्टेंट होती है कि अगर मैंने किसी एम्प्लॉय को कोई टास्क दिया, ठीक है, अब मुझे पता तो होना चाहिए ना। अगर मेरे पास भी सेम स्किल्स है तो मुझे पता होगा कि अगर वो कहीं अटका तो मैं हेल्प कर दूंगी, या फिर उसको कुछ नहीं आ रहा तो मैं गाइड कर दूंगी, या मैं भी रिकॉर्ड रखूंगी कि अच्छा इसने आज इतना करा काम। अगर वो मेरे को बोल रहा है कि एक एचटीएमएल फाइल बनाने में 2 घंटे लगते हैं, ठीक है, और मेरे को भी स्किल्स की नॉलेज है तो मुझे तो पता होगा ना भाई इतना टाइम नहीं लगता। ये सारी चीजें होंगी। तो इसीलिए मैनेजर के लिए भी टेक्निकल स्किल्स क्रूशियल होती हैं, ताकि वो जो भी टास्क वगैरह दे रहा है उसके लिए प्रॉपर प्रैक्टिकल गाइडेंस प्रोवाइड कर सके। नाउ द सेकंड थिंग इज ह्यूमन स्किल्स। ह्यूमन स्किल्स का मतलब क्या हो गया कि वो कितना मोटिवेट कर पा रहा है किसी इंडिविजुअल को या फिर अपनी टीम को। तो ह्यूमन स्किल्स का कंप्लीट मतलब होता है कि वो कम्युनिकेट अच्छे से कर पाए, अपनी बात समझा पाए, लीडरशिप क्वालिटीज हो और एम्पैथी हो उसको लोगों के प्रति, जल्लाद ना हो, अच्छे से काम करवाए बट ढंग से। ऐसा नहीं है कि समझे ही ना। अगर कोई बहुत बीमार है तो एक होते हैं ह्यूमन स्किल्स कि हाँ ओके, यू विल टेक रेस्ट और डू योर वर्क, एंड इफ दिस वन इज हार्ड फॉर यू आई विल असाइन दैट टू समवन एल्स। ऐसा थिंकिंग हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी इम्पोर्टेंट होती हैं। आगे में आती है कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। कॉन्सेप्चुअल स्किल्स का मतलब जहाँ पर थिंकिंग जरूरी है। अगर चीज प्लान के हिसाब से नहीं हो रही है, मतलब तुमने सोचा कुछ और था, वहां गए और हो कुछ और गया, तो उसी वक्त एट द मोमेंट किस तरीके से अपने प्लानिंग को चेंज कर सकते हो ताकि इवेंट सक्सेसफुली हो जाए। ठीक है, जैसे इसमें स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं एबिलिटी टू थिंक एंड कॉन्सेप्चुलाइज अबाउट एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस। दे रिलेट टू अंडरस्टैंडिंग एंड मेकिंग कनेक्शंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड रियल वर्ल्ड सिचुएशंस। किस तरीके से हम ये जो सोचा था और जो एक्चुअल में प्रैक्टिकली हो रहा है उसको स्मूथली एग्जीक्यूट करना, अपनी क्रिटिकली स्ट्रैटेजी को प्लान करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब आगे आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की मतलब जहाँ पर मैनेजमेंट हो रहा है एक कंपनी, उसको हम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की का मतलब क्या होता है? दिस refers टू द अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इंडिविजुअल है वो किस तरीके से अरेंज्ड होते हैं, यानी पोजीशंस होती है ना,
तो ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की मतलब तुम समझ लो एक मैनेजरियल पोजीशन फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हाईएस्ट लेवल पे जो पोजीशंस है वहां से लेकर लोएस्ट लेवल तक जो पोजीशंस है उनको हम ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की बोलते हैं। किसकी ये पोजीशन है, ये तुम्हारा बॉस हुआ, वो तुम्हारा बॉस हुआ, वो सारी ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की होती है। उसके बाद जो चार्ट रिप्रेजेंट करेगा इन सारी पोजीशंस को, ठीक है, रैंक्स को, उसको ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बोला जाता है। उसके बाद जैसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, तीन मैनेजमेंट होते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होगा, एक कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या आएगा, सीईओ आ गए, सीईओ आ गए, ये सारे। उसके बाद मिडिल लेवल में क्या आता है, जैसे सपोज मैं इससे भी इजी सा एग्जांपल देती हूँ, लाइक ये तो कंपनी वाला है, बट अगर एक स्कूल है तो स्कूल में सबसे टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होगा, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मेन गोल होगा कि 5-6 साल बाद स्कूल का नाम बड़ा करना है या हमें खुद की ब्रांड वैल्यू को लेनी है, ये सारी चीजें। उसके बाद मिडिल लेवल में डायरेक्टर, सॉरी, मिडिल लेवल में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वगैरह होते हैं, जिनका काम है कि हम अपने डिपार्टमेंट में सबसे अच्छा करें, हमारे डिपार्टमेंट का नाम बहुत अच्छा हो, है ना, हमारा डिपार्टमेंट बाकी डिपार्टमेंट से कैसे बेटर हो। थर्ड लेवल पे होता है टीचर, जो कॉम्पिटिटिव होगी, मेरी क्लास बहुत अच्छा करे, है ना, ये सब ऐसे ऐसे करेंगे तभी तो प्रॉपर ग्रो होगा एक कॉलेज या स्कूल। उसके बाद हमारा कंक्लूजन क्या है कि इंडियन कंपनीज में ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्डवाइड इफेक्टिव मैनेजमेंट रिक्वायर अ हार्मोनियस ब्लेंड ऑफ टेक्निकल, ह्यूमन एंड कंसेप्चुअल स्किल्स। अगर अच्छा मैनेजमेंट करना है तो हमें टेक्निकल चीजें आनी चाहिए, ह्यूमन स्किल्स आनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स आनी चाहिए, ये सारी स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेक्निकल स्किल्स अगर तुम में है वो इम्पोर्टेंट है, पर साथ साथ तुम में ह्यूमन स्किल्स भी होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, ये सारी चीजें बैलेंस करके तुम्हें एक अच्छा मैनेजर बनाती है। ठीक है, उसके बाद आता है सोशल एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ मैनेजमेंट। अगर कोई मैनेजर है उसकी सोशली क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और उसकी एथिकली, एथिकली मतलब जो भी अगर वो डिसीजंस ले रहा है वो सबके हित में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो अपना ही अपना सोच रहा है, मतलब उस इतना अच्छे से डिसीजंस लेना, इतनी एग्जैक्ट वो क्या होनी चाहिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो मैनेजर से क्या एक्सपेक्ट करा जाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगा और एथिकली ठीक से काम करेगा, कोई गड़बड़ नहीं करेगा, ठीक है, अपने मॉरल्स से नहीं डाइवर्ट होगा। ठीक है, तो इसमें सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है, मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है मैनेजमेंट मैनेजर की, कि किस तरीके से वो बिजनेस को लेके जाएगा एंड अपने अकॉर्डिंग डिसीजंस लेगा। और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है कि किस तरीके से वो जो भी डिसीजन लेगा वो मॉरली करेक्ट होंगे। उसके बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम ढंग से पढ़ेंगे एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स कंक्लूजन। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, अभी हमने पढ़ा था, एक और बार देख लेते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिफर्स टू द ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस टू एक्ट इन अ वे दैट बेनिफिट सोसाइटी एट लार्ज। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि इस तरीके से काम करे कि सिर्फ कंपनी को ही फायदा ना हो, जो एक सोसाइटी है उसको भी प्रॉफिट हो, मतलब सॉरी, सिर्फ मैनेजर को ही प्रॉफिट ना हो, सोशली भी सबको उससे प्रॉफिट हो। ठीक है, अपने इन्वायरमेंट का देखो और सबके बारे में सोचो कि अगर तुम एक कंपनी खड़ी कर रहे हो तो उससे सबको प्रॉफिट होना चाहिए, नॉट जस्ट यू, योर कंपनी एंड द मैनेजर, बट एवरीवन। दिस इज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे एक एग्जांपल है कि कोई सोशो इकोनॉमिक चैलेंज आ रहा है, जैसे पोवर्टी वगैरह, और तुम्हारा जो बिजनेस है वो इसमें कैसे हेल्प कर सकते हैं, पोवर्टी को कैसे कम कर सकते हैं, तो ये तुम औरों के बारे में भी सोच रहे हो, सिर्फ अपनी कंपनी के बारे में नहीं। तो ये सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन की और मैनेजर की। उसके बाद आता है, ये कुछ एग्जांपल्स है, उसके बाद आता है एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एथिकल मतलब मॉरली करेक्ट हो, है ना, तो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है मैनेजर पे। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी में डिसीजंस इस तरीके से लो जो मॉरल प्रिंसिपल्स है उसके अकॉर्डिंग वो करो जो सही हो, है ना। Ethical management practices include transparency, integrity, fairness and respect for all stakeholders। जितने भी stakeholders हैं, shoppers हैं, workers हैं, सबके प्रति तुम्हें respect रखनी चाहिए, है, fairness हो,
ट्रांसपेरेंसी हो, ये सारी चीज हो। उसके बाद आते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं और ये कंक्लूजन है। तो कंक्लूजन क्या है, इंडिया के अंदर सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इंडियन बिजनेस आर नॉट ओनली एक्सपेक्टेड टू परस्यू इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बट ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द सोशल एंड एथिकल बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। मतलब अगर तुम इंडिया में कोई बिजनेस खोल रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम सिर्फ अपने लिए सोचो, तुम्हें सोशली भी किस तरीके से वो हेल्प कर सकती है तुम्हारी कंपनी, वो सोचना होता है। एथिकल बेटरमेंट के लिए सोचना होता है। This dual focus helps in building sustainable business that are respected and supported by the community. ठीक है, ऐसा करो that जो भी तुम कर रहे हो वो रिस्पेक्ट कर रही है, पूरी कम्युनिटी को रिस्पेक्ट कर रही है। ठीक है, तुम्हारी कंपनी सारे स्टेक होल्डर सबको बराबर समझे, मॉरली सबके रिस्पेक्ट करे। ठीक है, तभी हमारी इंडिया ग्रो करेगी। उसके बाद आता है आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। अब यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट है, मतलब कुछ पॉइंट्स हैं कि ये बताओ कि क्या तुम्हें लगता है कि बिजनेस को कंट्रीब्यूट करना चाहिए सोसाइटी के लिए या फिर नहीं करना चाहिए, और अपने प्रॉफिट पे ध्यान देना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी कॉन्ट्रडिक्टमेंट सी स्टेटमेंट है जो शायद एग्जाम में भी आ जाए कि बताओ तुम्हें क्या लगता है कि क्या इट इज इम्पोर्टेंट फॉर बिजनेसेस कि वो सोशली भी सोचे, सबका भला सोचे, या सिर्फ अपना भला सोचे। तो अगर फॉर के पॉइंट्स बोले तो क्या होगा, लॉन्ग टर्म बिजनेस सस्टेनेबिलिटी एंड एनहांसिंग ब्रांड इमेज एंड रेपुटेशन। अगर तुम सोशली सोचोगे तो देर आर चांसेस कि तुम लॉन्ग टर्म तक टिके रहो। Engaging in social responsible activities can lead to long-term sustainability for businesses. कंपनीज जो कि इन्वेस्ट करती है कम्युनिटी वेलफेयर में वो ज्यादा स्ट्रोंगर मानी जाती है, और उनके उतने ही जो स्टेक होल्डर्स हैं, दुकानदार हैं, उनसे रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं। ये फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम फेवर में बोल रहे हैं। एंड अपनी ब्रांड इमेज और रेपुटेशन को हम इतना ही अच्छा कर सकते हैं। वो बिजनेसेस जो सोशली लोगों के बारे में सोचते हैं उनकी ब्रांड इमेज ज्यादा अच्छी हो जाती है कि ये जो थे बहुत दयालु थे। ठीक है, और उनके जो कस्टमर्स होते हैं वो ज्यादा लॉयल रहते हैं उनसे, और बाद में जाकर उनको हाई प्रॉफिट्स मिलते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है हमें एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन भी सोचना चाहिए। ये नहीं कि प्रोडक्ट बेच दिया काम खत्म। तो इस वजह से मतलब ऐसा नहीं होता कि हम झूठ झूठ बोल के अपना प्रोडक्ट बेचे कि ये तो 100% ऑर्गेनिक है, बाद में देखो उसमें पता नहीं क्या मिला हुआ है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। इसीलिए इसी को एथिकली बोलते हैं कि एथिकली करेक्ट हो हमारी चीज। तो कंपनीज को जो अपनी एथिकल प्रैक्टिसेस के लिए जानी जाती है वो भी ज्यादा सो वो भी ज्यादा लाइक उनकी इमेज अच्छी हो जाती है कि ये इसका प्रोडक्ट तो सच में 100% आयुर्वेदिक है, तो सारे प्रोडक्ट ही आयुर्वेदिक होंगे। मतलब वो सिर्फ अपना नहीं सोच रहे, वो हमारा भी सोच रहे हैं। ऐसी जब इमेज बन जाती है किसी कंपनी की तो लोग उनके साथ ज्यादा लॉयल होते हैं और उन पर ज्यादा ट्रस्ट करने लगते हैं। एंड ये जो एफर्ट्स जो लोग करते हैं इनकी वजह से ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे अट्रैक्ट हो पाते हैं, और जो एम्प्लॉय है वो भी प्रेफर करते हैं उन्हीं कंपनीज में वर्क करना। ठीक है। उसके बाद आता है पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट से। मतलब अगर हम सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं या फिर अपने एनवायरनमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो उससे कंपनी बिजनेस का क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है बिजनेसेस में। तो अगर बिजनेसेस के पास रिसोर्सेस हैं and influence to create significant positive impact on social issues like education, healthcare, and environmental sustainability. अगर देखो इससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है बिजनेस पे, अगर मतलब बिजनेस का क्या इफेक्ट पड़ रहा है सोसाइटी और एनवायरनमेंट पे। तो अगर जो बिजनेस है लोग उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो ये ना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़वाएगा सोसाइटी पे, लोग हेल्थ केयर पे, ये सारी चीजें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी तो हम फेवर में बोल रहे थे। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के खिलाफ अगर मैं आर्ग्यूमेंट करूं कि हम ये क्यों सोच रहे हैं स्टेक होल्डर्स के बारे में, हमें क्यों सोच रहे हैं बाकी लोगों के बारे में, तो क्या होगा। देखो, अगर ऐसा है कि अगर मैं सोच नहीं रही औरों के बारे में तो देर आर चांसेस कि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। ठीक है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। ना प्रॉफिट ही तो सबको एट चाहिए। अगर वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ज्यादा एक्टिव होने लगते हैं तो वो थोड़ा ना पाथ से डाइवर्ट होने लगते हैं, अपने गोल से डाइवर्ट होने लगते हैं। वो ज्यादा लाइक अगर ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ज्यादा लोगों को शेयर्स कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो देर आर चांसेस कि
उनका वो हो रहा है, लॉस हो रहा है ना? ऐसा हो सकता है। तो अगर कभी आए कि लिखो कि सोशली अगर कोई कंपनी रिस्पॉन्सिबल है, तो फॉर में लिखना है तो लिख सकते हो ये सारी चीजें, अपोज में लिखना है तो ये भी लिख सकते हो कि प्रॉफिट कम हो सकता है, ठीक है, कॉस्ट इंक्रीज हो सकता है और इकोनॉमिकली वो इनएफिशिएंट होगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के जो इनिशिएटिव्स होते हैं उनमें पैसा तो बहुत लगता है ऑब्वियसली, और बिजनेस लेस कॉम्पिटिटिव हो सकता है, स्पेशली इफ कॉम्पिटिटर डू नॉट एंगेज इन सिमिलर प्रैक्टिसेस। तो अगर जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो सिमिलर प्रैक्टिसेस में नहीं इन्वॉल्व करे, तो तुम्हें ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा लेकिन कंपटीशन कम होगा। फिर आता है डिल्यूशंस ऑफ बिजनेस पर्पस। एंगेजिंग इन सोशल इनिशिएटिव्स कैन डायल्यूट द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ बिजनेस। तो इसमें मेन चीज तुम यही बोल सकते हो कि अगर लोग ज्यादा, कंपनी अगर सोशल इनिशिएटिव्स के बारे में ज्यादा सोचेगी कि अगर हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, अब ये सोशली लोगों को ऐसे कैसे हेल्प कर रहा है, या फिर जो है उसके बारे में ज्यादा सोचेगी, और फिर लाइक उनका प्रोडक्ट अच्छा है पर वो इतना कुछ सोशली इम्पैक्ट नहीं कर पा रहा, है ना, पॉवर्टी नहीं खत्म कर पा रहा, अब वो ऐसे सोचने लग गई, तो फिर तो वो अपना प्रोडक्ट डाल ही नहीं पाएगी। मान लो उनका प्रोडक्ट सिर्फ एक गेम है, ठीक है, उन्होंने गेम बना दिया, अब वो सोचे कि ये सोशली तो लोगों के लिए हेल्पफुल नहीं है, अरे बट वो प्रोडक्ट तो डालेंगे ना मार्केट में अपना, थोड़ा तो प्रॉफिट उनको चाहिए। तो कभी कभार सोशल इनिशिएटिव्स के चलते वो अपना प्राइमरी पर्पस भूल सकते हैं, ठीक है, might lead to business taking on roles that are traditionally the responsibility of government। अब बात ये हो गई ना कि सोशली चीजें करना तो गवर्नमेंट का काम है, ऐसे इनिशिएटिव्स पॉवर्टी तो गवर्नमेंट कम करेगी ना, कंपनी का क्या, अगर सोचा जाए तो हर पॉइंट का फॉर भी होता है और अगेंस्ट भी होता है। फॉर में ये हम चीजें रख सकते हैं, इमेज अच्छी होगी, कस्टमर्स लॉयल होंगे, लॉयल होंगे, बट देन अगेंस्ट में पॉइंट आ सकता है कि लोग अपना जो प्राइमरी गोल होगा जिस कंपनी का, प्रॉफिट, उससे डाइवर्ट हो सकते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं इंटरेस्ट में। बैलेंसिंग सोशल ऑब्जेक्टिव्स विद बिजनेस गोल्स कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, where decisions that are good for society may not be in the best interest of the company or its shareholder। मतलब बात ये हो गई कि मानो कोई डिसीजन है जो सोसाइटी के लिए तो अच्छा है लेकिन कंपनी को प्रॉफिट नहीं दे रहा है, शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट नहीं दे रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। एंड वाइस वर्सा, कि अब कंपनी को प्रॉफिट मिल रहा है पर वो सोशली इतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, तो ये वाली चीज हो सकती है। एंड देन कॉन्फ्लिक्ट हो गया, और जो कंपनी है वो अपनी जो प्राइमरी गोल था प्रॉफिट उससे डाइवर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें हो गई कि हमें क्या लगता है कि लाइक कितना सही है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फॉर और अगेंस्ट दोनों हमने पढ़ लिया। अब कंक्लूजन देखो, वेयर सोशल एंड, अब इंडिया में क्या होता है, सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस आर सिग्निफिकेंट, दोनों चैलेंजेस आते हैं। द रोल ऑफ बिजनेस सोसाइटी इज इंक्रीजिंगली स्क्रूटिनाइज्ड। While there are compelling arguments for business to actively engage in social responsibility, concern about the impact of profitability in business focus remains relevant. The balance between these perspectives often depends on individual company strategy, the industry in which they operate, the broader social expectations. As India continues to develop, the evolution of these roles and responsibilities will be critical area of business for business policymakers and society at large to consider। like conclusion यही हो गया कि जैसे जैसे बिजनेस बढ़ रहा है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं कि बिजनेस को एक्टिवली एंगेज होना चाहिए सोशली, लाइक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, और बिजनेस को ज्यादा प्रॉफिट करना चाहिए, ये कहीं कहीं आपस में फाइट्स का रीजन बन जाता है। तो इसमें बैलेंस इंपॉर्टेंट है हर कंपनी को, ठीक है, थोड़ा सा सोशली भी एंगेज रहे और थोड़ा अपना प्रॉफिट भी सोचे, तो एक बैलेंस इंपॉर्टेंट है, तभी इंडिया डेवलप करेगी। आगे आते हैं सोशल स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? स्टेक होल्डर्स ग्रुप्स होते हैं जो कि इंडिविजुअल, जो कि अफेक्ट हो सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के एक्शन से, जैसे कस्टमर, एम्प्लॉयर, कम्युनिटी एंड द इन्वायरमेंट, ये सारे सोशल स्टेक होल्डर्स होते हैं। अगर मैं, जैसे एक टाइम पर क्या था, मैगी लोग बहुत खाते थे, तो मैगी के कंज्यूमर्स बहुत थे, लेकिन तो मैगी में कुछ न्यूज आई थी कि कुछ है, तो उस वजह से मैगी बंद हो गई थी बीच में, एंड उस वजह से डायरेक्ट इफेक्ट कौन हुआ, उसको खाने वाले कस्टमर्स या फिर कंज्यूमर्स। तो स्टेक होल्डर क्या हुए, वो लोग, वो ग्रुप ऑफ पीपल जो कि अफेक्ट हो जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एक्शन से।
वो खुद कोई भी हो सकता है। आगे आते हैं। अब कौन कौन हो सकते हैं स्टेक होल्डर्स? कस्टमर्स हो गए, एम्प्लॉय हो गए, कम्युनिटीज हो गई एंड एनवायरमेंट हो गया। ठीक है। तो कस्टमर क्या होंगे? कस्टमर प्राइमरी रिसिपेंट्स होते हैं किसी भी कंपनी के जो प्रोडक्ट को लेते हैं, यूज करते हैं, और उनका सेटिस्फैक्शन एंड लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के सक्सेस के लिए। अगर किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं और कस्टमर्स खुश हैं, इसका मतलब कस्टमर लॉयल होंगे और बार बार उसी प्रोडक्ट को यूज करेंगे। तो कस्टमर्स का सेटिस्फैक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस। ठीक है। कस्टमर की प्रेफरेंसेस, उनकी डिमांड्स कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस अ कंपनीज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है। कंपनी की कस्टमर्स की डिमांड से कंपनी अलग 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 प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकती है, जिससे कंपनी का फायदा होगा, इवन कस्टमर्स का भी। एम्प्लॉय क्या होता है? एम्प्लॉय जो कंपनी के अंदर काम कर रहा है, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन है। अगर सपोज मैं किसी कंपनी में काम करूं और कल को ड्यू टू लॉस वो कंपनी बंद हो जाती है, तो अफेक्ट तो मुझे मैं भी होंगी, मेरी भी नौकरी छिन जाएगी। तो इसी वजह से जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनमें एम्प्लॉयज भी आते हैं। एम्प्लॉय आर द बैकबोन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स डे टू डे ऑपरेशन। जो भी कंपनी के अंदर होगा उसका रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय होंगे। उनके स्किल्स, एंगेजमेंट, उनके प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये सारी चीजें डायरेक्टली अफेक्ट करेंगी कंपनी के प्रोडक्ट को एंड रेपुटेशन को। कोई एम्प्लॉय है जो किसी कंपनी में काम करता है, उस एम्प्लॉय का कहीं कल को रील आई कि उसने कुछ कर दिया है, तो ये भी डायरेक्ट किस पर असर करेगा? कंपनी को ही करेगा। तो एम्प्लॉयज का कुछ भी करना किसी कंपनी के रेपुटेशन को बहुत असर करता है। फिर कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होती है? लोकल पॉपुलेशन। ठीक है। वेयर अ कंपनी ऑपरेट्स, दिस कैन इंक्लूड लोकल रेसिडेंट, बिजनेस एंड सोशल ग्रुप्स। जो भी छोटे छोटे पॉपुलेशंस होती हैं जो कि कंपनी अपडेट कर दिया, कुछ ग्रुप्स हैं, कुछ बिजनेसेस हैं, छोटे अलग अलग जगहों पे बिजनेसेस हैं, उन सबको हम कम्युनिटीज बोलते हैं। और इन्वायरमेंट क्या होता है? ये पूरे स्टेक होल्डर्स मिलके एक इको फ्रेंडली बिजनेस प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, वो सारा इन्वायरमेंट हो गया। जैसे कंपनीज ऑपरेशन कैन हैव सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एंड देयर इज ग्रोइंग प्रेशर फॉर बिजनेस टू अडॉप्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिस। आगे बढ़ते हैं, खत्म भी होने वाले हैं। कंक्लूजन हम देख लेते हैं। इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट द इंटरप्ले बिटवीन दो सोशल स्टेक होल्डर्स बिजनेस इन पर्टिकुलर डायनामिक, मतलब ये चीजें डायनामिक है। विद इंडियाज डाइवर्स सोशो कल्चर फैब्रिक, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल चैलेंज, द रोल ऑफ कंपनीज एक्सटेंड बियॉन्ड mere commercial activities. With this is not about corporate responsibility. Strategy for sustainability. हाँ, तो यही सारी चीजें कि किस तरीके से स्टेक होल्डर्स को लॉयल होना इम्पोर्टेंट है कंपनी की ग्रोथ के लिए। आगे बढ़ते हैं। मेजरिंग सोशल रिस्पॉन्सिवनेस एंड मैनेजरियल एथिक्स। इन चीजों को सोशल रिस्पॉन्सिवनेस एंड मैनेजरियल एथिक्स को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? सोशल रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या होता है? एक टर्म अगर आया सोशल रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या होगा? एबिलिटी किसी भी बिजनेस के लिए कि वो सोशल प्रॉब्लम्स पर कितना अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पा रहा है। मैनेजरल एथिक्स मतलब मॉरली कितना ना अपने मैनेजमेंट अच्छे से कर पा रहा है, मॉरली कितना मैनेजमेंट करेक्ट है। सोशल रिस्पॉन्सिवनेस, कोई सडनली सोशल प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस पे किस तरीके से बिजनेस रिस्पॉन्ड कर पा रहा है। ठीक है। फिर यहाँ पर है सोशल रिस्पॉन्सिवनेस को मेजर कैसे करा जाता है? सोशल रिस्पॉन्सिवनेस कंपनी की एबिलिटी है कि कंपनी किस तरीके से सोशल इश्यूज पर वर्क कर पाती है। अगर सडनली कोई इशू आ जाता है, उसको कैसे ठीक कर पाती है। ठीक है। किसी पॉलिसी को, प्रैक्टिस को कितनी जल्दी अडेप्ट कर पाती है। ठीक है। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम मेजर करते हैं अलग अलग तरीकों से। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट एंड रिस्पॉन्स टू सोशल इश्यूज। सो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव, CSR, ये इंपॉर्टेंट होता है सोशल रिस्पॉन्सिवनेस को मेजर करने में। द एक्सटेंट एंड इम्पैक्ट ऑफ अ कंपनी CSR एक्टिविटीज आर अ डायरेक्ट इंडिकेटर ऑफ इट्स सोशल रिस्पॉन्सिवनेस। कंपनी का जो इम्पैक्ट होगा, मतलब वो ये जो CSR होता है, सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये कंपनी को डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। ठीक है। उसके बाद है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग।
Many companies now produce sustainability reports which detail their environmental and social impacts. तो sustainability रिपोर्टिंग क्या होती है? कंपनीज अपनी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट देती है जिसके अंदर डिटेल इन्वायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट्स लिखे होते हैं कि अगर ये कंपनी है ये चीजें बना रही है तो इसका इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और इसका सोशली क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सारी चीजें होती है सो दैट लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इन तरीकों से हम सोशल रिस्पॉन्सिवनेस को मेजर कर सकते हैं। स्टेक होल्डर्स की एंगेजमेंट, एक्टिव एंगेजमेंट विद इन स्टेक होल्डर्स कैन रिवील अ कंपनीज रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, वो कंपनी अपने स्टेक होल्डर्स के साथ कितनी इंगेज है, ये सारी चीजें कितना फीडबैक लेती हैं, सर्वेज लेती हैं, इससे पता चलता है वो कंपनी सोशली कितनी रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, और सोशल इश्यूज पे रिस्पॉन्स वो कैसे देती है। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी हो गया या फिर क्लाइमेट चेंज हो गया, ये सारी चीजों पे उनका एक कंपनी का क्या रिस्पॉन्स रहता है, ये सारा सोशल रिस्पॉन्सिवनेस होती है। उसके बाद आता है मैनेजरल एथिक्स। Managerial ethics pertain to the moral principle and standards guiding the behavior of individual is in managerial positions. तो मैनेजरियल एथिक्स मतलब वो एथिक्स जो कि कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मॉरल प्रिंसिपल्स किसी भी इंडिविजुअल के, अगर वो किसी मैनेजरियल पोजीशन पर है, इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी, ऑनेस्ट होना चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए, अपने एम्प्लॉयज को इक्वली ट्रीट करे, कस्टमर्स को इक्वली इक्वली ट्रीट करे। ठीक है, जो भी एक्शंस कर रहा है, डिसीजंस कर रहा है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, उसका एक एक्शन पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट कर सकता है। ठीक है, लॉज को इस तरीके से रखे, लीगल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस इज अ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, उसके बाद है हम वो ये जो मैनेजरल एथिक्स है इनको कैसे मेजर कर सकते हैं। अभी हमने देखा हम सोशली रिस्पॉन्सिवनेस को किस तरीके से मेजर करता है, सीएसआर हो गया, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, ये सब। अगर मैं बोल रही हूँ कि हम मैनेजरल एथिक्स को किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, तो परफॉर्मेंस को रिव्यू कर सकते हैं, लोगों से इंटरनली एक्सटर्नली बात कर सकते हैं, और एथिकली कंप्लायंस प्रोग्राम, ऐसे कुछ प्रोग्राम्स कर सकते हैं जहां पर हम बताएं कि ट्रेन करे लोगों को। ठीक है, एंड उनको बताए कि अनएथिकल बिहेवियर ये होता है, एंड वो रिपोर्ट कर सकता है अगर उनके साथ कोई भी चीज, कोई भी लाइक पर्सन अनएथिकल बिहेव कर रहा है तो। इन सारी चीजों से हमें पता लग जाएगा हमारी कंपनी के अंदर मैनेजरल एथिक्स हो रहे हैं। ठीक है, एंड ये कंक्लूजन है कि इंडियन कंटेक्स्ट में वे सोशल challenges आर वास्ट एंड डाइवर्स, द रोल ऑफ बिजनेस इन एड्रेसिंग these challenges is increasingly scrutinized. Measuring social responsiveness and managerial ethics are not just about regular, regulatory compliance but are integral to building trust, maintaining a positive corporate image. मतलब यही सब है कि अगर कोई कंपनी सोशली रिस्पॉन्सिव होगी, एथिकल होगी, तो लोगों के अंदर ट्रस्ट बिल्ड करेगी। ठीक है, और अपने एरियाज में अपनी लीडरशिप इतनी अच्छे से करेगी कि वो बहुत इंडियन बिजनेस कम्युनिटी के लिए एक रोल मॉडल साबित हो जाए। ओके, सो यहाँ तक यूनिट 1 थी, खत्म हो गई। यूनिट 2 में कल तक अपलोड कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।